हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही थी, कुछ दिनों से आपके टेस्ट नहीं हो पाए थे। स्वास्थ्य कारणों से मैं आपके टेस्ट को नहीं ले पाया था। दोस्तों, आज से अपनी पुनः इन टेस्ट को शुरू करने जा रहे हैं। आज अपना 46वां टेस्ट है और 46वें टेस्ट के अंदर अपने संसद से जुड़े हुए प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 5 से है। आज अपने 20 प्रश्नों के विषय में बात करेंगे जो संसद से जुड़े हुए हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं और रीट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक तो सूचनाएं हैं वो मैं आपको देना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, टेस्ट प्रोग्राम ही है और ये टेस्ट होगा आपका एवरी संडे, यानी प्रत्येक रविवार को आपका एक टेस्ट होने जा रहा है। और ये टेस्ट क्या होगा, कैसे लिया जाएगा, इसको मैं आपको बता दूं कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो भी आपके रीट से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं, समझिएगा इस बात को ध्यान से कि सोमवार से शनिवार तक आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट कौन से? वीडियो टेस्ट की बात कर रही हूँ जो आप यूट्यूब पर देखते हैं। उनमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे संडे को। और ये कैसे पूछे जाएंगे दोस्तों? ये आपका वीडियो नहीं होगा, ये आपको ऑनलाइन फिल करना होगा, ऑनलाइन आपको ये टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट हमारी एंड्रॉयड ऐप पर उपलब्ध रहेगा और इस एंड्रॉयड ऐप यानी अतुल्य आर्यस के नाम से जो अपनी एंड्रॉयड ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपका ये टेस्ट होगा। टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है, किसी प्रकार का कॉस्ट आपको पे नहीं करना है, इस प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी है। दोस्तों, वापस समझा देता हूँ, सोमवार से शनिवार तक जो भी प्रश्न आप देखते हैं, चाहे वो सामाजिक के हैं चाहे वो हिंदी के हैं, जो रीड से रिलेटेड हैं, जो भी टेस्ट के प्रश्न आपको करवाए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों में से टेस्ट करने के लिए आपका एक संडे को अपने एक और टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपको करना होगा। आई होप कि इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो पाएगी और बढ़िया तैयारी हो पाएगी। एक तो आपका कोई सिलेबस छूटेगा नहीं और आप देख भी पाएंगे कि आपको पिछला कितना याद हुआ है या कितना नहीं हुआ है। रिवीजन के लिए भी एक दिन आवश्यक होता है, तो वो आपका संडे का दिन रहेगा। वापस दोहरा देता हूँ, अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा। सोमवार से शनिवार तक जो भी आप टेस्ट के वीडियो देखते हैं जो रीड से संबंधित हैं, जिनमें जो भी प्रश्न करवाए जाते हैं, उन्हीं की एक लिखित परीक्षा यानी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको ऑनलाइन एक परीक्षा देनी होगी। आप एक ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सोमवार से शनिवार तक आपने क्या सीखा है। दोस्तों, और ये टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। एंड्रॉयड ऐप से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट का जो लिंक है, एप्लीकेशन का जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे या आप प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। ऐप को किस प्रकार से चलाना है उसका भी जो है एक वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं देखिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप उसको भी देख करके समझ सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, एक बार कर लेंगे तो फिर आराम से आप आगे टेस्ट दे सकेंगे। और भी बहुत सारे फ्री टेस्ट जो हैं उस एंड्रॉयड ऐप के ऊपर आपके लिए पहले से ही उपलब्ध हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जाकर के आप उस टेस्ट को देंगे। मेरा ये मानना है कि इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाएगी। दोस्तों, बाकी टेस्ट आपके लिए है, सुझाव हमेशा आपसे आमंत्रित रहते हैं, उनका हमेशा स्वागत रहेगा। दोस्तों, तो आई होप आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। सोमवार से शनिवार तक जो भी आप टेस्ट के माध्यम से सीखेंगे, वीडियो टेस्ट के माध्यम से सीखेंगे, उसको आप चेक कर सकते हैं संडे को टेस्ट के माध्यम से, जो एंड्रॉयड ऐप पे जो होगा, ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट आप दे पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा देखिएगा, एक और बात मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट यानी इसी वीक के अंदर अपने एक और सब्जेक्ट की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की। जिन बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज ली है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, पहले अपने सेकेंड लैंग्वेज को शुरू करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने फर्स्ट लैंग्वेज को देखेंगे। तो यहाँ आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जिस बच्चे ने चुनाव किया है इंग्लिश लैंग्वेज का सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, हिंदी का काफ़ी सिलेबस हो चुका है, आगे भी चल ही रहा है दोस्तों, तो उसकी क्लासेज जो है अपनी शुरू करेंगे। इसके अलावा बहुत बार बच्चों से ये पूछा जा रहा है संस्कृत की क्लासें, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि रीट एसएसटी का जो सिलेबस है लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ जो बचा हुआ है वो राजस्थान का इतिहास है, वो क्लासें कंप्लीट होते ही आपकी संस्कृत की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो किसी प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से आपको घबराना नहीं है, सारा सिलेबस आपको यहाँ पर पूरा करवाया जाएगा। दोस्तों, पहले आप सामाजिक को पूरा करें क्योंकि बड़ा सिलेबस जो है वो आपका एसएसटी का है।
साइकोलॉजी की क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, वहाँ से आप उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। तो नियमित रूप से जिन लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है या अभी जुड़े हैं, तो वो टेस्ट के माध्यम से अपने आप को जांच भी करते हैं और उनके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, क्योंकि आज के टेस्ट में हम बात करने वाले हैं 5वीं यूनिट के विषय में, यानी जो हमारी संसद है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को अपने देख रहे थे। बाकी ये जो काफ़ी टॉपिक हैं ये अपने देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भारत के संविधान में निम्न में से क्या कथित है। भारत के संविधान में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। हमें बताना है इनमें से कौन सा है। 1 और 2 में से कोई भी सही नहीं है। 1 व 2 दोनों सही है, या केवल 1 सही है, या केवल 2 सही है। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी पहला भी कथन सही है और ये कथन भी सही है। किस प्रकार से? तो इसमें देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 59(1) क्या कहता है? 59(1) कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये बात हमारी सही हो जाती है, यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यानी न तो वो लोकसभा का सदस्य होता है, न ही राज्यसभा का सदस्य होता है। हाँ, लेकिन संसद तीनों से मिलकर के बनती है दोस्तों। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। आर्टिकल 79 क्या कहता है इसको देखिएगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनती है। दोनों सदन कौन से? आप इसको ऐसे समझिएगा, ये राष्ट्रपति है, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। ये 3 अंग होते हैं और इन तीनों से मिलकर के बनती है संसद। अब देखिएगा, राष्ट्रपति यहाँ है तो सही, राष्ट्रपति यहाँ है तो सही, वो संसद का तो अंग है, लेकिन वो लोकसभा का अंग नहीं है और राज्यसभा का अंग नहीं है, यानी इनका सदस्य नहीं होता, बल्कि इनका एक अनन्य या अभिन्न अंग होता है। इन तीनों के माध्यम से ही जब भी कोई देखिए विधेयक बनता है, यहाँ से यहाँ आता है या यहाँ से यहाँ जाता है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होता है तो ही कानून बनता है। यानी ये तीनों ही अभिन्न अंग होते हैं जिनके द्वारा जो है संसद का निर्माण होता है, भारतीय संसद का निर्माण होता है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, ये बात भी हमारी सही होगी। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और दूसरी की राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? कौन भाग नहीं है दोस्तों? हमने कहा अनन्य, यानी जिसे अलग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उपराष्ट्रपति है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य अंग नहीं होता है। अभी हमने देखा भाग 5 के आर्टिकल 79 ने क्या कहा था? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनेगी दोस्तों, यानी ये 3 ही होती हैं। वैसे भी आप ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति देखिए राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता, लोकसभा का सदस्य भी नहीं होता, वो सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद निर्वाह करता है। अब देखिएगा, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापतित्व तो करता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मतदान करने का अधिकार भी नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस बात को आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे कि उपराष्ट्रपति जो है वो इसका अनन्य भाग नहीं है। कहीं आप ऐसा समझे कि उपराष्ट्रपति सीट पर बैठता है, लेकिन आप ये भी तो ध्यान दीजिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सीट पर बैठेगा तो वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बैठता है और उस समय वो राष्ट्रपति का ही कार्य करता है दोस्तों। तो वहां पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो है संसद का अनन्य भाग नहीं होगा इस प्रश्न के अनुसार। अगले प्रश्न को अपने देखें। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए हुए अनुपस्थित रहता है दोस्तों। कितने समय? 60 दिन है, 90 दिन है, 120 दिन है या फिर 150 दिन है? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 60 दिन। यहाँ इस बात को समझ लीजिएगा कि आर्टिकल 1014 के अनुसार संसद और अनुच्छेद 194 के अनुसार राज्य विधानमंडल। 101(4) तो किससे संबंधित रहेगी? संसद से संबंधित रहेगी, और ये रह गया हमारा राज्य विधानमंडल से संबंधित। यानी किसी भी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वो 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा यानी अनुमति के बिना जो अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है।
तो इस प्रकार से आप इसको जो सही आंसर मानेंगे वो कौन सा होगा, 60 दिन वाला होगा दोस्तों। 60 दिन की अवधि है जो इसमें शामिल की जाएगी दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है, चौथा हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान एक भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है दोस्तों। कौन सा है, 104 है, 105 है, 82 है या फिर 117 है? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 105 यानी 105 जो है उसमें ये कहा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों को निर्धारित करने का कार्य करता है। उसमें ये सारी बातें दी गई हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, निम्न में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार है? संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को या राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को? देखिएगा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आई होप ये आप सभी का सही हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? मैंने कहा किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का, जो लोकसभा में भी वोट करता है और राज्यसभा में भी वोट करता है दोस्तों। कौन होगा दोस्तों? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी निम्न सदन के सदस्य कौन से होंगे? राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा के सदस्य। निम्न सदन कौन सा होता है? विधानसभा होता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो देखिए किस में वोट करते हैं, राज्यसभा में वोट करते हैं या नहीं करते हैं? अनुच्छेद 80 के अनुसार वो राज्यसभा के वोटर होते हैं। वो 80 के अंदर देखिएगा 80 का जो खंड 4 है उसके अनुसार देखिएगा राज्यसभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन आपको ये भी तो ध्यान रखना होगा, लोकसभा का भी तो वो मतदाता होता है क्योंकि वो एक नागरिक है। तो एक नागरिक होने के नाते वो देखिएगा लोकसभा में भी वोटर होता है और राज्यसभा के सदस्यों को भी निर्वाचित करता है दोस्तों। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है संविधान की विशेष सूची। संविधान की विशेष सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? अच्छा प्रश्न है। हमने ये पूछा है कि विशेष सूची, संविधान की विशेष सूचियां जो भी दी गई हैं उनके अलावा जो विषय हैं उन पर कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल या क्षेत्रीय परिषदें? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है संसद। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 248 क्या कहता है? संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों के विषय में बात करता है। अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में ये प्रावधान करता है। और अवशिष्ट शक्तियों में क्या कहा गया है? संसद को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में जो न तो संवर्ती सूची में आता है और न ही राज्य सूची में लिखा गया है, ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास में होता है? संसद के पास में होता है। यानी ऐसा कोई विषय है जो संवर्ती सूची में भी नहीं है और जो राज्य सूची में भी नहीं है, तो ऐसे के लिए वो अधिकारित होता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां हमारा प्रश्न है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है या अन्य किसी सदन के सदस्य को बोलने दे सकता है, अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है? हमें ये याद रखना है। मर्यादा, पक्षत्याग, अंतर्प्रदन या फिर बैठ जाना, क्या कहलाएगी दोस्तों? समझिएगा इसको कि किसी भी सदस्य को बोलने, अगर वो बोल रहा है तो बोलने से रोक दिया और किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, ये घटना क्या कहलाती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। इसमें क्या कहा गया, इसको ध्यान दीजिएगा। मर्यादा किसे कहते हैं? विनम्र और स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। विनम्र और स्वीकार्य ये व्यवहार बनाए रखना क्या कौन सी श्रेणी में आता है? मर्यादा में आता है। पक्ष त्याग क्या होगा? सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा, यानी जिस दल से वह चुन करके आया है उसको त्याग करके दूसरे दल में शामिल होना क्या कहलाता है? पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर्प्रदन क्या कहलाता है? किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग करने के लिए जो संसद की में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे अंतर्प्रदन कहते हैं। और बैठ जाना को तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए जब कहा जाता है तो वो बैठ जाना कहता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, शून्यकाल की अवधि
अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है दोस्तों? यहाँ इसको सही कर लीजिएगा, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 30 मिनट है, 1 घंटा है, अनिश्चित काल के लिए है या फिर 2 घंटे के लिए। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है 1 घंटा। शून्यकाल, शून्यकाल जिसे 0 भी कहते हैं, ये भारत की देन मानी जाती है दोस्तों। किसकी देन मानी जाती है? ये भारतीय संसदीय व्यवहार है दोस्तों, कि लोकसभा में देखिएगा प्रश्नकाल के बाद में जो समय आता है उसे शून्यकाल कहते हैं। ये इसकी अधिकतम जो अवधि है वो 1 घंटे की हो सकती है। इसका जो समय है वो माना जाता है 12 से 1 बजे तक का समय अपने मान करके चलते हैं। संसदीय प्रक्रिया जो है इसमें शून्यकाल को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है कहीं भी। शून्यकाल में किसी भी मामले को अगर उठाना है तो सदस्य प्रतिदिन 10 बजे से पहले क्या होगा? अध्यक्ष को सूचना देगा दोस्तों, तभी किसी मामले को उठाया जा सकता है। और उठाने की अनुमति देना या न देना ये अध्यक्ष पर निर्भर करता है दोस्तों। शून्यकाल के दौरान, लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अधिकतम 20 प्रश्न उठाए जा सकते हैं। कितने प्रश्न उठाए जा सकते हैं? यानी कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 20 मामले उठाए जा सकते हैं लोकसभा में। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 7 मामले उठाए जा सकते हैं। कितने? राज्यसभा में 7 से ज़्यादा मामले नहीं उठाए जा सकते हैं और लोकसभा में 20 से ज़्यादा मामले नहीं उठाए जा सकते हैं। ये किसी इंपॉर्टेंट प्रश्नों से संबंधित हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दों से संबंधित होते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां हमारा प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है या रेफर किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? यानी वो पारित कैसे होगा दोस्तों? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत के द्वारा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत के द्वारा, सदनों का 2/3 बहुमत होगा या सदनों का पूर्ण बहुमत होगा। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि अगर कोई संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक आती है आर्टिकल 108 के अनुसार, 108 के अनुसार कोई विधेयक कैसे पारित होगा दोस्तों? 108 के अनुसार अगर संयुक्त बैठक बुलाई गई है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के अनुसार कोई विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाएगा दोस्तों। 108 के तहत संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है वो सामान्य विधेयक की तरह ही होती है दोस्तों। संविधान संशोधन हेतु इसे लागू नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन के लिए ये विशेषता लागू नहीं होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? आई होप ये प्रश्न जो है वो सभी का सही होना चाहिए। कौन करता है दोस्तों? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लोकसभा का अध्यक्ष। देखिएगा आर्टिकल 118(4) क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो हमने कहा अध्यक्ष करेगा। अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा दोस्तों? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, आएगा लोकसभा से ही। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? उपसभापति करेगा। उपसभापति किसका? राज्यसभा का। अगर वो भी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो उपस्थित सदस्यों के द्वारा तय किया जाएगा। यानी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा लोकसभा का। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति को लेकर के आएंगे। यदि वो भी नहीं है तो फिर जो भी सदस्य उनमें से किसी को चुन लिया जाएगा, उसमें से जो है सारे सदस्यों के द्वारा अध्यक्षता के लिए तय किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा 11वां प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी और इसी बीच लोकसभा अगर विघटित हो गई तो क्या होगा? हमने कहा संयुक्त सत्र बुला लिया गया था लेकिन लोकसभा विघटित हो गई तो क्या होगा दोस्तों? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, निरस्त हो जाएगा। संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा या फिर विधेयक व्यपगत हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त सत्र जो है वो यथा समय क्या होगा? आहूत होगा, वैसे ही आहूत होगा। 108
5 में जो वर्णित है उसकी बात अपने कर लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने की आशय की सूचना दे दी है, उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यक्तिगत जो है वो नहीं होगा, उसे पारित किया जा सकेगा। दोस्तों काफी अलग सी बात है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमारा बनता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 12वां प्रश्न, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में से संसद के एक पटल पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी दोनों सदनों में से किसी भी संसद के एक सदन के पटल पर इसको रखा जा सकता है। कोई भी कानूनी विधेयक जो है दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जाना है दोस्तों। हाँ, ये एक अलग बात है, धन विधेयक केवल लोकसभा में रखा जाता है। कुछ विशेषाधिकार भी हैं, जैसे धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, अखिल भारतीय सर्विस जो हैं, उनका सृजन के लिए जो विधेयक है वो केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बाकी जो भी हैं वो किसी भी पटल पर रखे जा सकते हैं। 13वें प्रश्न की बात करें, इनमें से सही कथन कौन सा है दोस्तों? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर व्यपगत या लैप्स हो जाता है। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? हमें बताना है सही कौन सा होगा दोस्तों। आई होप कि आपने इन दोनों तथ्यों को सही पढ़ लिया होगा। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो एक सही है न ही 2 सही है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है वो होगा केवल 2 नंबर, यानी केवल ये कथन सही है हमारा, बाकी सही नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिएगा, बात पे ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक 17 अवसान पर व्यपगत हो जाएगा। क्या 107(3) अनुच्छेद 107(3) क्या कहता है? संसद में लंबित विधेयक सदनों के 17 अवसान के कारण व्यक्तिगत नहीं होता। 17 अवसान हुआ है, लोकसभा विघटित नहीं हुई है दोस्तों। 17 अवसान पर ये समाप्त नहीं होता है, इसलिए पहला कथन क्या होगा? ये हमारा गलत हो जाता है। 107(4) की बात करें, 107(4) क्या कहता है? राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, इसलिए दूसरा जो कथन है वो हमारा सही हो जाता है दोस्तों। तो ये बात हमारी सही है, ये हमारी सही नहीं है। यानी राज्यसभा ने क्या किया है? राज्यसभा में लंबित है दोस्तों, अभी लोकसभा में गया ही नहीं है, तो जब भी आएगी तो वहां पर जाकर के उसे पारित किया जा सकेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14वां हमारा प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है दोस्तों? किसका? भारत के राष्ट्रपति का, भारत के संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का, या संघीय वित्त मंत्री का? क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भारत की संसद। भारत की संसद की अनुमति से ही, अनुमोदन से ही धन निकाला जा सकता है दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 266 पर। 266 क्या कहता है? भारत की संचित निधि जो भारत सरकार को प्राप्त सारे जो भी राजस्व हैं उस सरकार के द्वारा राज हुंडिया निर्गमित करके, उधार के द्वारा, अग्रिम अर्थोपाय के द्वारा, किसी भी प्रकार से जो भी धनराशि होती है वो सारी के सारी संचित निधि में आती है और ये संसद के नियंत्रणाधीन ही रहती है। और ये जो संचित निधि होगी वो सारी संसद के नियंत्रणाधीन ही रहती है। अब उससे संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक उसे संसद की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती दोस्तों। इसीलिए क्या होता है, बजट प्रावधान जब आता है तो कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार भी प्राप्त होता है। अनुच्छेद 114 को याद रखिएगा, इसके तहत विनियोग अधिनियम जो है, जो विनियोग विधेयक है, उसी के माध्यम से अनुमति प्रदान की जाती है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 109 में, 110 में, 111 में, या 2 व 3 दोनों में? किसमें परिभाषित किया गया है दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 110 में परिभाषित किया गया है। 109 में क्या किया गया है? धन विधेयक के संबंध में जो भी विशेष प्रक्रिया है उसके विषय में बताया गया है। और 111 जो है विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है दोस्तों। तो ये तीनों थे। 110 में क्या कहा गया है? 110 में धन विधेयक की परिभाषा है।
विधन विधेयक कौन सा होगा, इसकी जो परिभाषा है वो 110 में दी गई है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 16वां प्रश्न। क्या पूछ रहा है देखिएगा। 16वां प्रश्न पूछता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा। दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्रिपरिषद, कौन लेगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका डिसीजन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोस्तों देखिएगा दोस्तों 110(3) को याद रखिएगा। 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये निर्धारित किया जाता है और उसी का विनिश्चय जो है वो अंतिम होता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। यदि वार्षिक संघीय बजट, हमने क्या कहा, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं हो पाता है तो क्या होगा। बजट में संशोधन कर दोबारा पेश किया जाएगा। सुझाव है तो बजट राज्यसभा को भेज दिया जाएगा। संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है या प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र पेश करने के लिए कहता है, पेश कर देता है। दोस्तों क्या होगा। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है। और क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 4। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। दोस्तों वार्षिक संघीय बजट जो है वो लोकसभा के द्वारा पारित न होने का तात्पर्य ये माना जाता है कि लोकसभा में जो सरकार है वो अल्पमत में चली गई है और इसी कारण से उसे अपने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होता है। मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है। दोस्तों तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की संसद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक वह होता है जो संसद के ऐसे सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट है। हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो यहाँ हमें बताना है कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही है, और न तो एक सही है और न ही दो सही है। दोस्तों कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 4, यानी न तो एक सही है और न ही दो सही है, दोनों में से कोई सा भी कथन सही नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी विधेयक कौन सा होता है। गैर सरकारी विधेयक हम उसे कहते हैं जो संसद के ऐसे सदस्य के द्वारा पुरस्तावित किया जाता है जो मंत्री नहीं है, यानी किसी गैर मंत्री सदस्य के द्वारा जो भी विधेयक लाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और जहां किसी मंत्री के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं। आई होप आप समझ गए अच्छे से। अगर कोई विधेयक मंत्री लेकर के आता है तो वो सरकारी है, अगर मंत्री के अलावा कोई सदस्य लेकर के आता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। दोस्तों गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा कोई भी विधेयक या संकल्प लाया जाता है तो उसके लिए एक समिति का गठन भी किया जाता है और इस समिति का जो गठन है वो लोकसभा में ही किया जाता है। समिति में 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के द्वारा इसका डिसीजन लिया जाता है। अब तक दोस्तों 14 गैर सरकारी विधेयक जो हैं वो पारित हो चुके हैं। 14 गैर सरकारी विधेयक जो है सदन में पारित हो चुके हैं, इसलिए न तो हमारा 1 नंबर कथन सही है और न ही 2 नंबर सही है। हमारा कोई सा भी कथन दोस्तों सही नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, या और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई भी संबंध नहीं होता है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर आई होप आप सभी का सही होगा। इसका सही आंसर है नंबर 1, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। चालू वर्ष का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष का जो बजट है उसके प्रस्तुतिकरण के पहले किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में जो भी प्रगति हुई है, जो गतिविधियां हुई है, जो राजकोषीय वितरण हुआ है, वो सारा राजकोषीय विवरण जो है वो इसमें प्रस्तुत किया जाता है। वो सारी जानकारी जो है इसके द्वारा दी जाती है। दोस्तों तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कर्तव्यों पर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा, या अनुपूरक प्रश्न के द्वारा? केवल एक सही है, 2 व 3 सही है, 1 व 3 सही है, या फिर तीनों सही है। दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कर्तव्यों पर नियंत्रण रखती है? दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है।
इन सभी के द्वारा वो नियंत्रण रखती है। अब ध्यान दीजिएगा, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य ये होता है कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक परिस्थितियों के अंदर संसदीय प्रक्रिया को रोककर कोई अविलंबनीय कोई ऐसा लोक महत्व का देखिए मुद्दा है जिस पर चर्चा करनी अनिवार्य है, तो स्थगित कर दी जाती है सारी प्रक्रियाएं और फिर वो प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नकाल क्या होगा, किसी भी सदन का, प्रत्येक सदन की बैठक का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है दोस्तों। किसी भी सदन का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में पहली बैठक, प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर भी दिए जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न कौन से होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः जो पूछे जाते हैं वो मंत्रियों के द्वारा ही पूछे जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। उसी में से ये लिए जाते हैं अनुपूरक प्रश्न दोस्तों। तो हमारा कौन सा कथन सही था, तो ये हमारे तीनों के तीनों कथन जो है वो सही हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न जो संसद से संबंधित थे दोस्तों। कल के टेस्ट में यानी 47वें टेस्ट में अपनी बात करेंगे पंचायती राज से जुड़े हुए प्रश्नों के विषय में। आगे जो अपना नया प्रोग्राम है उसके बाद में आपको फिर से दोहरा देता हूँ दोस्तों, जो हमने चेंज किया है जो आपके लिए है। आई होप इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। सोमवार से वापस दोहरा रहा हूँ, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो भी आपके रीट के टेस्ट होते हैं उन सभी प्रश्नों में से आपको रविवार को एक टेस्ट दे सकते हैं। आपका एक रविवार को टेस्ट होगा। ये टेस्ट आपका वीडियो में नहीं होगा, ये आपको एंड्रॉयड ऐप पे देना होगा, लिखित रूप में आप वहाँ पर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है और आपका ये जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर के, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड कीजिएगा और आप हर संडे को टेस्ट देकर के अपने सोमवार से शनिवार तक की जो तैयारी है उसका रिवीजन भी कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपने कितना याद किया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर अभी तक नहीं किया है तो भी कर लेना, क्योंकि रीट से जुड़ी हुई सारी सामग्री आपको केवल यहीं पर मिल रही है दोस्तों। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, PDF भी आपको वहाँ पर काफ़ी सारी मिल जाएंगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तुल्य RS को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ में जुड़ सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।